हेलो नमस्कार। बीएस सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का जो आपका पहला पेपर है उसके हमने पिछले वीडियो में 10% कर लिए थे। और वैसे तो बहुत सारे वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में चैनल पर जाकर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन 2025 की परीक्षाओं के लिए जो पिछले सालों में आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए थे वो मोस्ट क्वेश्चन है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और एक पार्ट इसका पहले भी हम बना चुके हैं। वीडियो को 2 की स्पीड में देख लीजिए आप, डबल स्पीड में, ताकि आपका टाइम बचे। और इसकी जो ये पीडीएफ वगैरह है आप व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो 10% हमने पिछले वीडियो में किए थे, अब 11वां आज हम देखते हैं। और ये थोड़े लघुतात्मक टाइप के प्रश्न है। तो चलिए बात करते हैं। 2x स्पीड में आप देख लीजिए वीडियो को अपना समय बचाने के लिए। तो तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में आपको अंतर बताना है। तो तुलनात्मक राजनीति के जो महत्वपूर्ण 2 दृष्टिकोण होते हैं, परंपरागत और आधुनिक, उनमें आपको अंतर बताना है। तो तुलनात्मक जो राजनीति है उसमें इसमें प्रमुख अंतर है परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में, वो देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं परंपरागत जो दृष्टिकोण है उसकी। ठीक है, तो परंपरागत दृष्टिकोण में इसका मतलब जो फोकस एरिया, ध्यान जो इसका हो रहता है, फोकस मतलब कहाँ पर हम इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वो है राजनीतिक संस्थाओं, जैसे कि सरकार हो गई, संसद हो गई, और सिद्धांत है जैसे कि लोकतंत्र का सिद्धांत है, समाजवाद का सिद्धांत है। इन पर ये ध्यान केंद्रित करता है। कौन सा? परंपरागत दृष्टिकोण। ठीक है, ध्यान का मतलब फोकस कहाँ पर होता है इस दृष्टिकोण का? तो सर एक तो संस्थाओं और इसके सिद्धांतों पर इसका केंद्रित होता है। वहीं जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसका जो फोकस एरिया है वो है राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक सामाजिकरण पर इसका ध्यान है वो केंद्रित रहता है। वहीं अब बात करते हैं इसकी विधि के बारे में कि इन जो दृष्टिकोण है इनकी विधियाँ क्या है। तो तुलनात्मक अध्ययन के लिए ऐतिहासिक और कानूनी स्रोतों का जो उपयोग है वो इसमें किया जाता है परंपरागत दृष्टिकोण के अंदर, ऐतिहासिक और कानूनी स्रोत का। और वहीं जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसके अंदर वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया जाता है, सर्वेक्षण, सांख्यिकीय विश्लेषण और तुलनात्मक अध्ययन जो है इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर साइंटिफिक मेथड, फैक्चुअल जो चीज़ें हैं वो आधुनिक दृष्टिकोण, मॉडर्न जो दृष्टिकोण उसमें काम में ली जाती है। और जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसके अंदर ऐतिहासिक और कानूनी स्रोत है उसके बारे में, उसकी जो है चीज़ें काम में ली जाती है। वहीं जो लक्ष्य की बात करते हैं, इनका जो क्या है टारगेट है परंपरागत दृष्टिकोण का, वो टारगेट है विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच समानताएं और अंतर ढूंढना। क्या समानताएं हैं राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंदर और क्या इनके अंदर अंतर है। वही जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसका लक्ष्य है राजनीतिक घटनाओं के कारणों और परिणामों को समझना। कितना बड़ा इनका जो है अंतर है, लक्ष्य है। तो इनके अंदर समानताएं और अंतर ढूंढना और इनके कारण और परिणामों को ढूंढना। जो मॉडर्न दृष्टिकोण है उसका, व्यवहारवादी दृष्टिकोण का क्या है जो लक्ष्य है। वहीं इसकी जो सीमाएं हैं, जो कमियां वगैरह है, वो चीज़ें हैं कि व्यवहारवादी क्रांति के बाद इसे बहुत स्थिर और कम वैज्ञानिक माना जाने लगा है। व्यवहारवादी क्रांति के बाद जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसका महत्व कम हो गया है। वहीं जो ये जो आधुनिक दृष्टिकोण है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, ये अधिक वैज्ञानिक और व्यापक है। ये राजनीतिक व्यवहार को समझने में मदद करता है। तो इसकी जो ये शक्ति है उसकी तो ये कमी है, इसकी ये शक्ति है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न में ऐसा भी पूछ सकते हैं आपसे कि परंपरागत दृष्टिकोण की कमियां बताओ। तो इसकी कमियां यही है कि ये तो एक तो साइंटिफिक नहीं है। ठीक है, और व्यवहारवादी क्रांति के बाद इसे बहुत स्थिर मान लिया गया है। ठीक है, और इनमें से कोई भी चीज़ आप लिख सकते हैं कमियों के अंदर। और वहीं आधुनिक दृष्टिकोण की आपको चीज़ें पूछे तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हुआ होगा। वहीं अगर हम इसको एक ही लाइन के अंदर या इसको विस्तार से चर्चा करें तो ये इसके तो मुख्य अंतर की बातें हैं। ठीक है, तो इसका जो फोकस एरिया परंपरागत दृष्टिकोण का वो संस्था और सिद्धांतों पर रहता है। आधुनिक दृष्टिकोण का व्यवहार, संस्कृति और सामाजिकरण पर इसका फोकस एरिया रहता है। विधि के अंदर इसकी ऐतिहासिक विधि है परंपरागत दृष्टिकोण की, और कानूनी है। इसके अलावा इसकी जो वैज्ञानिक पद्धति है आधुनिक दृष्टिकोण की। लक्ष्य है समानताएं और अंतर को ढूंढता है परंपरागत दृष्टिकोण, और आधुनिक दृष्टिकोण कारण और परिणामों को ढूंढता है, चर्चा करता है और उसकी तुलना करता है। वहीं इसकी प्रकृति स्थिर होती है कि इसकी परंपरागत दृष्टिकोण की, और आधुनिक दृष्टिकोण गतिशील होती है क्योंकि साइंटिफिक मेथड इसके अंदर काम में लिया जाता है। तो ये इसका मुख्य जो है अंतर हो गया है। आप चाहे तो इसका उदाहरण यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, परंपरागत जो दृष्टिकोण है उसके अंदर विभिन्न देशों के संविधानों की तुलना करना, ये इस परंपरागत उदाहरण है, परंपरागत दृष्टिकोण है। और आधुनिक दृष्टिकोण है जैसे कि मतदान के व्यवहार का अध्ययन करना, विभिन्न देशों में राजनीतिक दलों का अध्ययन करना। ये सारी चीज़ें मतलब अंदर की चीज़ें, जो साइंटिफिक चीज़ें, जिससे ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें हमारे सामने आ सके, वो चीज़ों का अध्ययन करना। ठीक है, तो ये था आपके परंपरागत और आधुनिक के जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है उसके बारे में पूर्ण अंतर। अगला प्रश्न, राजा और राजमुकुट में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो राजमुकुट का भी कई बार प्रश्न आता है, राजमुकुट क्या है या फिर राजा और राजमुकुट में क्या अंतर है। ये प्रश्न शायद 2022 के पेपर में आया था सेकेंड ईयर के अंदर। तो हम इसके अंदर प्रमुख अंतर देख लेते हैं। तो राजा और राजमुकुट दोनों शब्द और शासन और शक्ति से जुड़े हुए हैं। यानी कि शब्द जो ये राजा और राजमुकुट है वो शासन और शक्ति से जुड़े हुए हैं। तो राजा का मतलब तो
शासन है, राजमुकुट का मतलब शक्ति है। तो लेकिन उनके अर्थ और महत्व में काफ़ी अंतर आ गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं राजा के बारे में। राजा क्या क्या है? तो राजा एक व्यक्ति है। राजा एक व्यक्ति होता है जिसे किसी राज्य या साम्राज्य का शासक माना जाता है। और जो राजमुकुट है, राजमुकुट वो एक वस्तु होता है। राजमुकुट एक आभूषण है जो आमतौर पर सोने और कीमती पत्थरों से बना होता है। यानी कि जिसे आप राजमुकुट क्या कहते हैं? मुकुट कहते हैं। पहले राजा मुकुट पहनते थे ना, वही राजमुकुट हो गया। तो ये एक मतलब इसके अंदर कीमती पत्थर वगैरह होता है, ये एक वस्तु होती है। और राजा तो एक व्यक्ति होता है जो शासक होता है। ठीक। शक्ति के बारे में, शक्ति और अधिकार है राजा के, वो बहुत ज़्यादा शक्ति होते हैं, सर्वशक्ति होती है। और राजमुकुट एक प्रतीक है। राजमुकुट क्या है? शाही अधिकार, शक्ति और सम्मान का प्रतीक है। जिसके पास राजमुकुट होगा वो राजा होगा, या फिर वो शाही चीज़ें होगी, वो सारी चीज़ें। और तो राजा जिसका प्रतीक, राजा अक्सर शक्ति, नेतृत्व और एकता का प्रतीक होता है। और राजमुकुट का प्रतीक मैंने आपको बता ही दिया। राजा से संबंध इसका क्या होता है? इसे आमतौर पर राजा के सिर पर पहना जाता है। ठीक है। तो ये इसके अंदर प्रमुख अंतर हो गए एक चर्चा के अंदर। तो राजा और राजमुकुट के जो कार्य और प्रकृति के बारे में हमने चर्चा कर ली। और एक विस्तार से अगर हम चर्चा ना करके सिंपल भाषा में इसको अगर कोडिंग करना चाहे तो ये इनकी आप जो है अंतर इनका प्रमुख राजा और राजमुकुट में देख सकते हैं। तो इनकी देखिए, राजा और राज मुकुट में प्रकृति की बात करें तो राजा व्यक्ति होता है, राजमुकुट वस्तु होता है। राजा का कार्य शासन करना होता है, राजमुकुट का कार्य क्या है? ये एक प्रतीक होता है राजमुकुट राजा के सारी चीज़ों का। और इसका महत्व क्या है? राजा का राजनीतिक महत्व है, राजमुकुट का सांस्कृतिक महत्व है। ठीक है। तो ये चार चीज़ें हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि अभी आज गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है। तो इसलिए जो है कलश यात्रा वगैरह, मूर्ति स्थापना प्राण उस प्रकार का सिस्टम कार्यक्रम चल रहा है हमारे गांव में। तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इस विस्तार से अगले प्रश्नों की। ठीक है। कुछ प्रश्न हमारे बाकी रह गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।